तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी उसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो कि कोई दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर की मदद से हम ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो कोई तो ट्रायंगल है, कोई तो इस तरह से ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ट्रायंगल के ये जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स को मैं दो वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मान लो इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर ए और इसको मैं बना देता हूँ वेक्टर बी। ठीक है, और ये तीसरा साइड है। ठीक है, तो एनीवेज हमको बस दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए और मान लो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ए और बी की मदद से। तो देखो, हमें तो पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने बचपन से पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगा, उस हाइट को हम ज़रा समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर से। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर जो हमने यहाँ ड्रॉप किया है, यही हमारी क्या है, हाइट है इस ट्रायंगल की। तो इसी को मैं बोल देता हूँ h। ठीक है, और बेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस है। दिस इज आवर बेस, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा बेस होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेस इज़ नथिंग बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसके एरो की लेंथ है ना, तो हमको तो एरो की लेंथ चाहिए यहाँ पे। तो बेस इज़ नथिंग बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर हाइट h की बात करें तो हाइट h क्या होगा। अब हाइट h जानने के लिए हम वेक्टर b को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो मैं अब वेक्टर b को रिजॉल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट्स में। तो रिलेशंस उसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे हम, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो b का एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और एक कंपोनेंट b का ये हो जाएगा रिलेशंस। ठीक है, अभी ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे b साइन थीटा, क्योंकि वो थीटा को चिपक के नहीं है। और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो होगा b कॉस थीटा। हालांकि b कॉस थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए हाइट, और हाइट की लेंथ इज़ नथिंग बट इक्वल टू द लेंथ ऑफ b साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बड़े ही आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू b साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इन दो वैल्यूज़ को हम ऊपर हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों, अब बेस की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बेस की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को इस तरह से लिखो या सिंपली ए लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली इसको ए लिख रहा हूँ, और हाइट हमारा क्या है, हाइट हमारा है b साइन थीटा। तो h के जगह पर मैं लिख रहा हूँ b साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ए बी साइन थीटा है, इस पूरे ए बी साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो दैट्स इट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट्स इट। तो बस आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, दो वेक्टर्स दिए रहेंगे ए और बी, मतलब ए दिया रहेगा हमको, बी दिया रहेगा।
ठीक है, और हमको बस a क्रॉस b पहले करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? तो देखो पहले आप क्या करो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और ये कॉपी कर लो। मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो और ये पेज कॉपी डाउन कर लो पहले, फिर मैं इस पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा उसके बाद। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब देखो अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है यूजिंग एडजेसेंट साइड्स, तो कुछ नहीं, फिर से हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर से इसके दो साइड्स को हम दो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको बोल दो वेक्टर ए और इस साइड को बोल दो वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल क्या बोल दो? थीटा बोल दो। ठीक है, अब मान लो इस पैरेललोग्राम का हमको एरिया कैलकुलेट करना है ए और बी वेक्टर की मदद से। तो हम कैसे कर पाएंगे? कुछ नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ना सिंपली अगर तुम ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये वाला डायगोनल ड्रॉ करता हूँ इस पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो क्या ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, है ना, जिसमें कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये वही ट्राइंगल है जो हमने यहाँ देखा है। जैसे यहाँ भी मैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। तो अगर हम इस वाले एरिया को ट्वाइस कर दें, यानी ट्राइंगल के एरिया को ट्वाइस कर देंगे, तो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो बस हमारा समझो काम हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा हाइट है, वही सब कुछ वही है जो पिछले केस में हमने देखा था, बस हमको ट्वाइस करना है उसका। तो एक वो एरिया वो हो गया, एक एरिया ये हो गया, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो जो इसका एरिया वही उसका एरिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोल सकते हैं ऐसा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने पढ़ा है, तो ये 2 टाइम्स हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देयरफॉर अल्टीमेटली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। तो ये हमारा आ गया डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी आर नथिंग बट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो कुछ नहीं, बस ये ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला था इसी का हमने ट्वाइस कर दिया, तो हमको पैरेललोग्राम वाला एरिया मिल गया। सो सिंपल। अब थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप ये कॉपी कर लें। तो आप पॉज करें पहले इस वीडियो को और फिर ये कॉपी डाउन कर लेंगे आप डियर स्टूडेंट्स। में 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम पैरेललोग्राम का ही एरिया देखेंगे, लेकिन इस बार हम यूज़ करेंगे डायगोनल्स को। इस बार हम डायगोनल्स के टर्म्स में पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहते हैं। तो वो हम कैसे लिख पाएंगे ये हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिख रहा होगा, ये रेड से हमने वेक्टर ए दिखाया है, ये ग्रीन से वेक्टर बी दिखाया है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स की मदद से हमने ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं। ये वाला डायग्राम अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिख रहा होगा। रेड कलर से वेक्टर ए बना हुआ है, ग्रीन कलर से वेक्टर बी बना हुआ है, और ये दोनों डायगोनल्स के रूप में यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो इस पैरेललोग्राम के क्या है? डायगोनल्स हैं। ए और बी पिछले केस में साइड्स थे, ए और बी पिछले केस में इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स थे, पर इस बार ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
और ये दोनों डायगोनल्स के जो बीच का एंगल है वो थीटा है। तो देखो ये थीटा यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स। तो थीटा एक्चुअली क्या है, थीटा रेड और ग्रीन वाले के बीच का एंगल है, यानी थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, यानी दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को फिर से हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीचे देखें जो लिखा है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा इसको पैरेललोग्राम बना देता हूँ। पैरेललोग्राम PQRS का जो एरिया है वो 2 टाइम्स ट्रायंगल QRS का एरिया होगा। ट्रायंगल QRS देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इस डायग्राम में, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वही हमारा क्या है, ट्रायंगल QRS है। QRS का ट्वाइस कर देंगे तो हमको पूरे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बस बात ये है कि हम ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। तो फिर से हमको वही करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, इसी का 2 टाइम्स कर रहे हैं हम, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया का 2 टाइम्स करना है हमें। तो अभी वो हम कैसे कर सकते हैं डिस्टेंस, तो वो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो ये 2 और 2 तो पहले हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब सिंपली क्या बचा, बेस इंटू हाइट बचा। ठीक है, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस और ऊपर वाले ट्रायंगल के हाइट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस है SQ। ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस है SQ। आप ध्यान से देखिए डिस्टेंस, ऊपर वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो SQ है, रेड वाला वेक्टर जो है। ठीक है, और ऊपर वाले ट्रायंगल की जो हाइट है, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, RT है। RT इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन SQ है ना, RT एक परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉप किया गया है SQ के ऊपर। तो RT जो है वही परपेंडिकुलर है, यानी हाइट है। ठीक है, तो अब उसी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा RT है डियर स्टूडेंट्स, इस RT को क्या लिखा गया, OR साइन थीटा। RT को हम लिख सकते हैं OR साइन थीटा। वो कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स। तो बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँ, तो इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, वेक्टर B है ना। तो अगर मैं इसका आधा लूँ तो इसका आधा क्या होगा, B/2 होगा, B/2 क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर इस ऊपर वाले ट्रायंगल में हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा B/2 है। ठीक है ना, और अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इस हाइट को हम क्या बोल सकते हैं, वो हाइट या ये हाइट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है दिस इज़ नथिंग बट वेक्टर B/2, या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस हाइट को हम बोल सकते हैं हाइट इज़ नथिंग बट B/2 साइन थीटा, B/2 साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये ट्रायंगल वाली बात की थी ना, ट्रायंगल वाली, तो ट्रायंगल में ये जो हाइट था, इस हाइट को हमने क्या बोला था, B साइन थीटा। इस हाइट को हमने क्या बोला था, B साइन थीटा, क्योंकि हमने इस वेक्टर B को रिजॉल्व किया था 2 कंपोनेंट्स में। और अभी हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल में हम B/2 को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो B/2 को रिजॉल्व कर रहे हैं तो इधर होगा B/2 कॉस थीटा और ऊपर होगा B/2 साइन थीटा, है ना। तो वही डियर स्टूडेंट्स, ये जो OR साइन थीटा है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली इसको लिखा गया B/2 साइन थीटा, है ना। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारा SQ है, इस SQ को क्या लिखा गया, इस SQ को लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ A।
आप डायग्राम में देख सकते हैं एस क्यू इज़ नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो वही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बस, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, तो मैं आपको अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ। तो जब हम बोलेंगे भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज़ नथिंग बट बेस इंटू हाइट, बेस ऑफ दी ऊपर वाला ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ दी ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली इसको हम क्या बोल पाएंगे, बेस इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, दिस इज़ आवर बेस, एंड हाइट इज़ नथिंग बट b/2 का साइन थीटा, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ऐसा हाफ और इधर क्या होगा ए बी साइन थीटा। अब ये ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ जी, वही चीज़ जो हमारी यहाँ भी आई हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रहे कि पिछले केस में जो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, यहाँ पर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पर यहाँ पर जो हमारा फाइनल फार्मूला आया है, इसमें ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें। मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब समझो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर को रैप अप कर देंगे, और अगर इसके बाद भी इस पूरे चैप्टर में कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि क्लियर नहीं हो पाए उतने अच्छे से, तो कोई बात नहीं, उन पॉइंट्स को आप कहीं नोट डाउन करके रखें डियर स्टूडेंट्स। और बहुत जल्द जो है हमारे कुछ लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, रिवीजन लेक्चर्स। तो वो जो रिवीजन लेक्चर्स हैं उनमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप पहले से जमा करके रखें। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे हैं या कुछ पर्टिकुलर थियोरी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए, तो वो आप मुझे रिवीजन वाले लाइव लेक्चर्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे वो क्लैरिफाई करवा दूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमें पहले से पता हैं, बस एक थोड़ा सा आपको ब्रश अप करवा देता हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप खुद से ना वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स कॉपी डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, और इसको अच्छे से डियर स्टूडेंट्स रीड करेंगे ये सारे पॉइंट्स को आप लोग। और इसमें से कोई पॉइंट अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आता है अच्छे से, तो आप रिवीजन लेक्चर्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो ये जो पहला पॉइंट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव, सेकंड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। और ये थर्ड पॉइंट जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो हम पढ़ चुके हैं। जो मिनिमम मैग्नीट्यूड वाली जो बात है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। दो वेक्टर अगर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो फिर उनका रिजल्टेंट ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो दो वेक्टर हमको दिए हुए हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमें ज़ीरो बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, दोनों को ऑपोजिट रख देंगे। तो ये एक वेक्टर हो गया और दूसरे वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दिया। तो अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा है तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट ज़ीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट ज़ीरो बनाने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी दोनों का रिजल्टेंट ज़ीरो हो पाएगा। वरना अगर दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो फिर इनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही बताया गया है इस पॉइंट में। और उसके बाद हम ये वाला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट में क्या बोला है कि इफ़ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। और यही चीज़ हमने ना टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो कम से कम कितने चाहिए होंगे, 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे, 3 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए होंगे उनका रिजल्टेंट ज़ीरो बनाने के लिए। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर 3 वेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तीनों का लेंथ भले इक्वल ना हो, यानी तीनों के मैग्नीट्यूड्स भले इक्वल ना हो,
लेकिन तीनों एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर तीनों ने एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना दिया तो हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, यानी रिजल्टेंट उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको अगर अनइक्वल वेक्टर्स दिए हैं तो कम से कम 3 अनइक्वल वेक्टर्स चाहिए होंगे उनका रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए, ठीक है। 2 अनइक्वल वेक्टर्स से रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, 3 अनइक्वल वेक्टर से रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट्स, आप रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स विल बी एट देयर बाइसेक्टर, है ना। तो भाई ये एक क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है ना, और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक। सच दैट दोनों के बीच का जो एंगल है वो सपोज 60 डिग्री है, ठीक है, मान लो। तो अगर मान लो ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और ये जो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर दोनों इक्वल हो जाए, तो अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो उस केस में क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग रहेगा। यानी यहाँ जो रिजल्टेंट तैयार होगा डियर स्टूडेंट्स वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी 30-30 में बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यही बात वो बताना चाह रहा है अपने इस आखिरी वाले पॉइंट में, ठीक है। इसी चीज़ को आगे उसने एलाबोरेट भी किया है, यहाँ पे ये देखिए, इसी को उसने एलाबोरेट किया डियर स्टूडेंट्स की ये यहाँ पे उसने लिखा है कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर उस केस में क्या होगा, ये देखो ये ए है और ये बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ना कि ये 30-30 में डिवाइड हो गया है ना, तो वो जो भी एंगल होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा वो एंगल 2 पार्ट में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ, यानी ये वाला पॉइंट देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट में उसने क्या बोला है कि अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया बी से, तो फिर बीटा बड़ा हो जाएगा, अल्फा छोटा हो जाएगा। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी ओर झुक जाएगा, ठीक है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये और ये किधर भी ले लो, है ना, इनके बीच का एंगल एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो कहीं तो इनका रिजल्टेंट होगा। अभी मैं रैंडमली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो मान लो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं तो भी, ठीक है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो रिजल्टेंट इसकी ओर झुकेगा, यानी ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट उसकी ओर झुक जाएगा, यानी ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी ओर झुकेगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच में यानी बाइसेक्टर के अलॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। उसी बात को उसने इस डायग्राम में समझाया है और ये लिख के बताया है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे उसने क्या बताया कि इफ़ 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज ए इज इक्वल टू बी, है ना। ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट इसको रीड करेंगे आप। तो उसने बताया कि कुछ इस तरह से रिजल्टेंट हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं डिस्टेंस। और पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो स्टेटमेंट में उसने बोला कि इफ़ 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, द रिजल्टेंट विल बी एट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। और उसका उसने डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया है। तो इस पॉइंट का डायग्राम ये है। डायग्राम में उसने बताया कि अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो जो भी उनका रिजल्टेंट तैयार होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है वो 2a cos थीटा बाई 2। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, डिस्टेंस। तो अगर मान लो कि गिवन कंडीशन क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ये गिवन कंडीशन है। तो हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इस तरह से लिखूंगा मैं। अब डिस्टेंस यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ जहाँ पे a² है वहाँ तो a² है ही, जहाँ b² है वहाँ भी a² लिख रहा हूँ, क्योंकि b और a इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² cos थीटा, इस तरह से हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2a² प्लस
2a² cos थीटा, और हो सकता है मैंने क्लास में करवाया भी हो ये प्रॉब्लम, है ना। 2a² कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया r²। अब हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर वापस से रूट लगा दो क्योंकि हमको r निकालना है ना। तो वापस से अगर हम रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा √2a² और अंदर 1 + cos थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला लगेगा डिस्टेंस, और वो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2, है ना। एक दूसरा फार्मूला है 1 - cos थीटा = 2 sin² θ/2, है ना। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत काम आता है, एटलीस्ट ये वेक्टर्स में तो बहुत काम आता है। तो अब ये r को मैं क्या लिख पाऊँगा, बाहर में तो हमारा 2a² है ना, और ये जो 1 + cos थीटा इसके जगह पर मैं क्या लिख पाऊँगा, 1 + cos थीटा की जगह पर 2 cos² θ/2। तो ये हो जाएगा 2 cos² θ/2। तो 2 × 2 = 4, तो ये 2 बाहर आएगा, a बाहर आएगा, और ये देखो cos² θ/2 का रूट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a cos θ/2। तो देयरफॉर हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, 2a cos θ/2, ठीक है। तो पता चला कि अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, सच दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। यानी अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा और ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। कब, अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहा तो ये रिजल्टेंट है बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a cos θ/2। वही वो बताना चाहता है इस पॉइंट के थ्रू वो यही बताना चाहता है, ये 2a cos θ/2, ठीक है। और उसने बोला है कि अगर थीटा 120 डिग्री है तो 2a cos θ/2 वो एक्चुअली a हो जाएगा, है ना, जो हमने क्वेश्चन में भी देखा था। मतलब वो बता रहा है कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर इसका और उसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट तैयार होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। यानी r का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लें डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवीजन वाले डिस्कशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ना इसको कॉपी डाउन कर लेंगे पॉज करके ये सारे पॉइंट्स। तो उम्मीद है बच्चों वो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम ये स्लाइड देखते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। यानी ध्यान रहे कि वेक्टर एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों ओबे करता है, पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं करता है ना। यानी सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो a - b विल नॉट बी इक्वल टू b - a। और सिमिलरली वेक्टर सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएटिव लॉ भी वो ओबे नहीं करता है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है पर आप उसका टेंशन मत लें, बस आप इतना ध्यान में रखें कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद इसने जो अगला पॉइंट दिया है ये तो आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर आप ये कॉमन निकालेंगे ना, तो कॉमन निकालने के बाद सब्ट्रैक्शन आएगा, 1 - cos थीटा आ जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे हमने 1 + cos थीटा देखा था, यहाँ पे 1 - cos थीटा आ जाएगा, और हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1 - cos थीटा 2 sin² θ/2 वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये कुछ स्पेशल केसेस बताएं, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आप खुद निकाल सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप आगे बढ़ें, आगे के पॉइंट्स देखें डियर स्टूडेंट्स नीचे के। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप प्रूव भी कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में ये वाला पॉइंट आता है जनरली, आप उसको प्रूव कर सकते हैं।
शायद से इस टेस्ट में भी आया था। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा पॉइंट है इन फिजिक्स, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन अ वेक्टर क्वांटिटी, जब भी हम चेंज इन अ वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वी हैव टू यूज़ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी, जो कि क्या होगा v2 माइनस v1, ठीक है। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की चेंज की बात होगी, मान लो चेंज इन एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे डेल्टा ए। डेल्टा क्या ए क्या होगा, a2 माइनस a1। तो अगर हमको a2 वेक्टर फॉर्म में पता है, a1 हमको वेक्टर फॉर्म में पता है, तो हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही ये पॉइंट बताता है। और लास्ट वाला पॉइंट भी एक सिंपल सा पॉइंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर b ज़ीरो होना चाहिए, तभी a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पॉज करके आप ये पॉइंट्स भी कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। और अब हम अपने आखिरी स्लाइड की ओर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं लिखे हुए। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं वो उसने नीचे एग्जांपल देके बताया भी है कि मान लो एक वेक्टर है 10i, तो 10i को हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस आई प्लस आई से 10 टाइम्स i कर सकते हैं। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए, 10 कंपोनेंट्स हो गए। इन सब को आपस में ऐड कर दोगे तो वापस से हमको 10i मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी 10i को, वही जो 10i है, इसी 10i को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, i/2 ऐसे ऐड करते जाओ कितने बार, 20 टाइम्स। तो इस बार उस 10i के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 20 कंपोनेंट्स हो गए। ऐसे ही 30 40 इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फिर से इन सब को हम ऐड करेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, 10i ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला कि किसी भी वेक्टर को हम कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2D वेक्टर के लिए 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे सिर्फ, और 3D वेक्टर्स के लिए 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर लिमिटेड बट कंपोनेंट्स इन जनरल आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस बट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स। कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, तो मान लो सपोज ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर मान लो मैं एक्सिस कैसी भी चूज़ कर लूँ, तो मान लो मैं इधर लेता हूँ एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है मान लो, और ये हमारी वाई एक्सिस है मान लो। तो ये वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा मैं, तो वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा ए वाई, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है मान लो, तो ए एक्स ए कॉस थीटा होगा और ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक्सिस को बदल दिया, एक्सिस को क्या कर दिया, बदल दिया, मैं कुछ रैंडम वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। जैसे मान लो ये ए कॉस थीटा ये 3 आ गया, और ये सपोज़ इसकी वैल्यू जो है वो सपोज़ 4 है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक्सिस के ओरिएंटेशन को बदल दूँ, मतलब अब मैं इधर बोल दूँ वाई एक्सिस और इधर बोल दूँ सपोज़ एक्स एक्सिस, ठीक है। और वेक्टर हमारा वही है, वेक्टर हमारा वैसे का वैसे ही रहा, वेक्टर का एंगल भी इस एक्सिस के साथ थीटा ही रहा, ठीक है। वेक्टर को फिर से 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हम बोलेंगे ए वाई क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, ए एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब अगर मैं ए वाई लिखूँ तो मेरा ए वाई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और हमें पता है कि ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। और ए एक्स मेरा ए साइन थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 4। तो हम क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ए वाई 3 हो गया और ए एक्स 4 हो गया, है ना।
और पिछले वाले केस में ax 3 था और ay 4 था, तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई, है ना। तो वही वो बोलना चाह रहा है कि कंपोनेंट्स की वैल्यू बदल गई, यानी इस वाले केस में ax और ay की वैल्यू अलग है और इस वाले केस में ax और ay की वैल्यू अलग है, इंटरचेंज हो गई वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि हमने एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। तो इस पॉइंट में वो यही बोलना चाहता है कि अ वेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन बट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये चीज़ है। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको बात समझ में आ गई कि कंपोनेंट एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। और आखिरी और बहुत ही अच्छी बात कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along its perpendicular direction is always 0। हाँ जी, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा 0 होता है। यानी अगर कोई वेक्टर, जैसे ये वेक्टर तो 2D वेक्टर था, यहाँ तो वेक्टर ए 2D वेक्टर था, लेकिन अगर मान लो कोई 1D वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर है जो प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मान लो ये वेक्टर पी जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका वाई कंपोनेंट हमेशा, वाई और जेड कंपोनेंट हमेशा 0 होंगे। ठीक है। कोई वेक्टर अगर प्योरली वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका एक्स और जेड कंपोनेंट हमेशा 0 होगा, है ना। तो कोई वेक्टर अगर प्योरली एक्स के लॉन्ग है तो उसका वाई जेड कंपोनेंट 0 होगा, कोई प्योरली वाई के लॉन्ग है तो उसका जेड और एक्स कंपोनेंट 0 होगा, प्योरली जेड के लॉन्ग है तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट 0 होगा। यानी उस वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर दिशा में नहीं हो सकता है ना। क्योंकि अगर इसको हम रिजॉल्व भी करके दिखा दें अगर स्टूडेंट्स आपको, तो अगर हम रिजॉल्व भी करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो ये कैसे रिजॉल्व होगा मालूम? ये ऐसे रिजॉल्व होगा, इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो ऐसा। तो ये जो वेक्टर p है इसके दो कंपोनेंट्स इस तरह से आएंगे। देखो तो ये जो वेक्टर p है इसका कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाली दिशा के अलॉन्ग आ पाया क्या? नहीं आ पाया ना। तो कोई भी कंपोनेंट उस दिशा में, उसके परपेंडिकुलर दिशा में नहीं आ पाया। ठीक है ना। तो उम्मीद बात समझ में आ गई होगी कि तो अगर कोई वेक्टर प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, उसकी परपेंडिकुलर दिशा में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो बस इसी के साथ साथ हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं डियर। स्केलर्स और वेक्टर्स इसी के साथ साथ फिनिश हो गया हमारा। और अब आपके पास जो टाइम बचता है इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। वर्कशीट के प्रॉब्लम्स जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किए हैं वो पूरे वर्कशीट के प्रॉब्लम्स छुड़ाएंगे। और जो भी आपको डाउट रहता है आप अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या आगे होने वाले जो रिवीजन सेशंस हैं उनमें भी आप पूछ सकते हैं। ये स्लाइड, ये जो पॉइंट्स हैं ये आप कॉपी कर लें। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ओवर एंड आउट।